आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 15 शुरू करने वाले हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने फ्री रेडिकल्स पे है ना डिटेल्ड बातचीत की थी। अब यहां से हम लोग अब एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे बातचीत करना आज से शुरू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है इस पे बात करूंगा और एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस डेवलप करूंगा क्वेश्चंस के मार्फत। ठीक है, अगले लेक्चर में हम हो सकता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात करें, उसके अगले में हो सकता है हम अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, उसके अगले लेक्चर में हम फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये लगभग 4-5 लेक्चर में लूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे, और इन 5 लेक्चर्स के बाद आप ऐसे क्वेश्चंस बड़ी मुश्किल से होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, मिलेंगे आपको जो नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। लेक्चर 15 कहेंगे इसे, ठीक है, लेक्चर 15 कहूंगा मैं इसे। इस लेक्चर में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करने वाला हूं। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करनी है मुझे। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जज करना है उससे पहले मैं बताऊं कि एसिड किसे कहते हैं। हम यहां पे बाउंस्टेड एसिड की बात करेंगे जो पानी में जाने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है, जो मैं एक जनरल फॉर्मूला एसिड का लिख रहा हूं Ha, है ना। जब आप इसे एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये H+ एक्वस और A- एक्वस में टूटता है, A- एक्वस में टूट जाता है। ठीक है, इस तरह का चीज होता है। तो हम अच्छा एसिड उसे कहते हैं, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका ज्यादा हो उसे हम अच्छा एसिड कहते हैं। मतलब एक गिवन फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन लेने पे कितना ज्यादा परसेंटेज उसका टूट जाता है वो अच्छा एसिड होगा। मान लीजिए 2 एसिड है आपके पास, 1 मोलर 2 एसिड आपने लिया कॉन्सेंट्रेशन, एक पे 60% एसिड जो है ऐसे डिसोसिएट करता है और दूसरे में 70% डिसोसिएट करता है। तो जो 70% डिसोसिएट करेगा वो ज्यादा अच्छा एसिड माना जाएगा, ज्यादा तगड़ा एसिड माना जाएगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ना 60% वाले से ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, तो अच्छा एसिड उसे कहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट करे। ज्यादा से ज्यादा आप डिसोसिएट तब करते हैं जब आपके बैकवर्ड रिएक्शन स्लो हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है आप 100% टूट गए लेकिन 99% लोग वापस आ गए तो आपको इफेक्टिवली 1% टूटा ही कहेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? आपने 100 मोल लिए, 100 के 100 टूट गए तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, क्योंकि 100 टूटे और 99 बैकवर्ड रिएक्शन से वापस आ गया, इफेक्टिवली एक इक्विलिब्रियम बन गया है। तो आप कहेंगे यहां तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.01 यानी 1% चीजें टूटी है। ठीक है, तो अच्छा एसिड उसे कहेंगे जो टूट जाए और H+ कॉन्सेंट्रेशन को हाई रखे, है ना, ज्यादा से ज्यादा H+ हो। ज्यादा से ज्यादा H+ तब होगा जब बैकवर्ड रिएक्शन कम होगा। इसे मैंने एरो छोटा बनाया। बैकवर्ड रिएक्शन कब कम होगा? तो देखिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इस H+ को इससे मिलना होगा। इसको हम लोग केमिस्ट्री में आप जानते हैं एसिड कहते हैं और इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में एसिड क्या करता है, H+ और A- में टूट जाता है, कॉन्जुगेट बेस में टूट जाता है। बैकवर्ड रिएक्शन में H+ और कॉन्जुगेट बेस मिलकर Ha बनाते हैं। ठीक है, Ha बनाते हैं। तो यहां पर H+ जो है वो कॉन्जुगेट से बेस से मिलकर ये बनता है। तो बैकवर्ड रिएक्शन तब नहीं होगा जब कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल होगा तो वो इससे रिएक्ट करके इस तरफ जाना नहीं चाहेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, अच्छा एसिड वो जो टूट जाए और बैकवर्ड ना आए। बैकवर्ड तब नहीं आएगा जब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। मैं इस बात को लिख रहा हूं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी? जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कब होगा? जब कॉन्जुगेट बेस, जब बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो का जो रेट है वो लो होगा। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कब लो होगा? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट तब लो हो जाएगा जब ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, क्योंकि अगर ये स्टेबल होगा तो इससे रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देगा। तो मैं कह सकता हूं व्हेन कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल, व्हेन कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक,
तो मैं इसको कनेक्ट करता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा जब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ये बात समझ में आ गई, तो मैं इस बात को लिख लेना चाहता हूं यहां पे क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज, इसी फंडे से हम सारे क्वेश्चंस करा करेंगे अब। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी एसिड का जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये अब जो है ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करने का तरीका है। ठीक है, और स्टेबिलिटी जो कॉन्जुगेट बेस की है वो कैसे निकलेगी, तो उस पर हम लोग अब बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट बेस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाली एक स्पीशी के बारे में हम पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं जिसको कार्बेनायन कहते हैं। तो लगभग मिलता जुलता स्टेबिलिटी का तरीका इसका भी होगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस निकाल रहे हैं तो जिन बातों पे पहले ध्यान देना है वो है, फर्स्ट चीज आप देखेंगे क्या, सीक्वेंस। कई बार आपको सीक्वेंस में अभी दूंगा इस चैप्टर, इस लेक्चर के एंड में। सबसे पहले जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो सीक्वेंस। वजह क्या है, मान लीजिए आप रेस में जानना चाहते हैं कि कौन सा ह्यूमन बीइंग तेज दौड़ता है, तो आप सबको एक 100 मीटर का डैश रेस में पार्टिसिपेट करवाते हैं और देखते हैं कौन तगड़ा है। पर क्योंकि यहां पे कंपटीशन करना पड़ेगा क्योंकि सब सेम स्पीशी के हैं। पर अगर आपसे ये कोई पूछे कि एक चीता तेज दौड़ेगा या उसैन बोल्ट तो तेज दौड़ेगा, अगर उसैन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी है, तो किसी को शक नहीं होगा कि इसमें एक चीता को और एक उसैन बोल्ट को दौड़ाने की जरूरत नहीं है ना, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। या अंडरस्टूड है कि एक चीता जो है इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ और उसकी जो स्पीड होगी या स्प्रिंट होगा वो दुनिया के सबसे तेज जो एथलीट है उससे भी तेज होगा। ठीक है, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि कुछ जगहों पे आपको रेस लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीक्वेंस पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, चीता इज फास्टर देन से हॉर्स इज फास्टर देन ह्यूमन बीइंग इज फास्टर देन अ टॉर्टोइज। ठीक है, कछुए से तेज होगा। तो यहां पर एक कछुए और इंसान को आपको कंपेयर नहीं करना, वो तो कंपेयर्ड है। तो वैसे ही मैं एक सीक्वेंस दूंगा, कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे केमिस्ट्री में जहां पे आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, या उसको जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीक्वेंस देख कर बता देंगे अरे ये स्पीशी तो हमेशा तगड़ी होगी। फॉर इंस्टेंस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करेंगे तो मुझे मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, फ्यू एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, पर इन जनरल इट कैन बी जनरलाइज लाइक दैट कि अगर अल्कोहल मिले और कार्बोक्सिलिक एसिड मिले तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, ज्यादा एसिडिक आंख बंद करके कह सकते हैं, उसमें आपको चीजों को जज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस देखेंगे। कुछ चीजें जहां स्पीशीज डिफरेंट होती है वहां हम चीजें सीक्वेंस से जज कर लेंगे। जब स्पीशी सेम हो जाएगी तो हम नेक्स्ट चीज देखेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी देखेंगे। ठीक है, एरोमेटिसिटी जहां पर ये नेगेटिव चार्ज, इस कार्ब एनायन, ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसका अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिसिटी अगर नहीं होगी तो हम ये चेक करेंगे कि कहीं ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं पी या पी बॉन्डिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, ये पी या पी बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो चौथी चीज जिस पे हमारा ध्यान जाएगा वो है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस पे जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से या रेजोनेंस से कैसे चीजें जज करनी, इसके बारे में मैंने इसी चैप्टर में जीओसी के काफी बातचीत की है। आप अगर सीक्वेंशियली लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मालूम है मैंने रेजोनेंस पे काफी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, पांचवी चीज है कि अब अगर रेजोनेंस भी नहीं है तो फिर आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जिन दो लोग को कंपेयर कर रहे हैं उनका साइज कंपेरेबल है कि नहीं। ठीक है, तो याद रखिए। इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब इसमें क्या देखना होता है, इसमें दो बातें देखनी होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जिन दो लोग को कंपेयर कर रहे हैं उनका साइज सेम है कि नहीं। ठीक है ना, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना, जिन पे नेगेटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा। दो कॉन्जुगेट बेस मिले, आपको दो एसिड कंपेयर करना है तो दो कॉन्जुगेट बेस पे जाइए, उनकी अब स्टेबिलिटी देखनी है। तो जहां पर
कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज होता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है उन दो एटम्स को कंपेयर करिए, अगर उनका साइज सेम है तो दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ केस फर्स्ट। ठीक है, व्हेन की एटम आर ऑफ सेम साइज, अगर सेम साइज के होंगे तो यहां पर जो फंडा लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ की एटम। जितना एटम कॉन्जुगेट बेस का इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे नेगेटिव चार्ज, आप ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो मैं बता रहा हूं कि स्टेबिलिटी जज करते समय अगर आप ऐसे केस पे आ गए जहां पर है ना ये चारों लोग नहीं है और आप यहां फंस गए हैं पांचवें स्टेप पे, तो आप ऐसे दो कॉन्जुगेट बेसिस के की एटम्स को कंपेयर करिए। अगर उन दोनों का साइज सेम है तो देखिए दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो वो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बारे में मैं बातचीत आगे है ना आप क्वेश्चंस के जरिए ज्यादा अच्छा समझेंगे। नाउ केस नंबर सेकंड केस क्या, सेकंड केस ये हो सकता है कि केस नंबर 2, केस सेकंड केस ये हो सकता है कि दोनों एटम का साइज सेम ना हो। ठीक है ना, when key atoms are not of same size, अगर की एटम सेम साइज के नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर की एटम सेम साइज के नहीं होंगे तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है। ठीक है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो आप जानते हो कि बड़े एटम बड़ा होता है अगर, तो उसकी चार्ज डेंसिटी जो है घट जाएगी। मैं समझाता हूं क्या, अगर एक एटम नेगेटिव चार्ज तो बराबर है दोनों पे, अब दोनों पे अगर नेगेटिव चार्ज बराबर है तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा बड़े स्फीयर पे फैल गया है, और चीजें जब फैल जाती हैं तो देखिए चार्ज को इकट्ठा करके रखने में एनर्जी लगती है। चार्ज अगर फैल जाता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज से अगर आप एनर्जी निकाल लेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, मैं जो कहना चाहता हूं मैं यहां लिख रहा हूं क्या, कि अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा, इफ साइज ऑफ एटम इज मोर, ठीक है, अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो सिग्मा यानी चार्ज डेंसिटी घट जाएगी। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी अगर घट जाएगी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी घट जाएगी तो मैंने अभी बताया ना, जब चार्ज को इकट्ठा करके रखने में, हाई चार्ज डेंसिटी पे रखने में एनर्जी लगती है। चार्ज को आप बिखेर दीजिए, फैल जाए, जितना फैलता जाएगा उसके अंदर से एनर्जी उतनी है ना कम होती जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, यानी चार्ज जितना ज्यादा फैला होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां चार्ज डेंसिटी, बड़े साइज के एटम में चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और इस वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इस केस में वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा कम होगी, और चार्ज डेंसिटी उसकी कम होती है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। वॉल्यूम ज्यादा मतलब साइज ज्यादा। तो यहां पर मैं अब चीजों को है ना समराइज कर रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि अगर एटम्स का साइज सेम होता है, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर साइज सेम नहीं है तो ध्यान दीजिए, जितना बड़ा एटम होगा उतना वो कॉन्जुगेट बेस जो है या उतना वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज directly proportional to size of the atom. ठीक है, stability of conjugate base is directly proportional to size of the atom. जितना साइज बड़ा होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने ना लमसम आपको जो है बता दिया है
कि कैसे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जज करनी है। फिर मैं हल्का सा बात बताऊं, समराइज करूं कि अच्छा एसिड उसे कहेंगे जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी में सबसे पहले सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस में अगर चीजें सेम आए, मतलब सेम स्पीशी हो, तो फिर क्या देखते हैं, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी नहीं है तो पी पाई या पी पाई डी पाई, वो नहीं है तो रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं है तो फिर देखते हैं कि एटम का साइज अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा जो एटम होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। अगर साइज सेम नहीं है तो जो बड़ा एटम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, है ना, ज्यादा होगी। और आखिरी चीज क्या, आखिरी चीज जो हमेशा आखिरी में ही आती है, ठीक है, और वो है इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे जज किया जाता है ये बहुत क्लियर है। अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो किसी एटम, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस के, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना चार्ज घटेगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है तो वो ग्रुप जो है, अगर की एटम से कॉन्जुगेट बेस के ऐसा ग्रुप अटैच है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और उल्टा करिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप होगा तो क्या होगा, वो की एटम पे से ना को और इलेक्ट्रॉन देगा जिससे इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं जो लोग प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, है ना, वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को, वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटा देते हैं, ठीक है। तो इन दो बातों का आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेबिलिटी जज करते हैं। इस सीक्वेंस को जब आप फॉलो करेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सीक्वेंस देखिए जो कि मैं चैप्टर के इस लेक्चर के एंड में दूंगा। फिर एरोमेटिसिटी, फिर पी पाई डी पाई चेक करिए, फिर रेजोनेंस चेक करिए, वो ना हो तो फिर ये फिफ्थ पॉइंट पे आइए, वो ना हो तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट से जज करिए, ठीक है। तो यहां तक थ्योरी जो है तो क्लियर हो गई है ना कि कैसे, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ जज करना है। आइए अब इसको ज्यादा अच्छा समझेंगे तब जब हम एक सीक्वेंस डेवलप करें, और सीक्वेंस में आपको डायरेक्ट नहीं बताने वाला, मैं चाहूंगा कि उस सीक्वेंस को हम डेवलप करें एक क्वेश्चंस के मार्फत। अब आइए क्वेश्चन करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है CH4NH3H2OHF, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर जज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि इन तीनों के कॉन्जुगेट बेस पे आइए, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस कैसे निकलेगा, जब आप उसमें से एक H+ निकाल दीजिए, तो H+ निकाल दे तो यहां बचेगा CH3-, यहां बचेगा NH2-, यहां बनेगा OH-, और यहां बचेगा F-, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये 4 स्पीशीज हैं यहां पे। अब इनकी मुझे मालूम है कि ये अगर एसिड है, ये अगर एसिड्स हैं तो ये इनका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। आपको पता है एसिड वही तगड़ा होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी निकालनी है। स्टेबिलिटी निकालने का मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस बताया है। सबसे पहले आप सीक्वेंस छोड़ दीजिए, एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, पी पाई भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है। तो अब पांचवी चीज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस केस में क्या है, सभी एटम लगभग सेम साइज के हैं क्योंकि सभी, है ना, सेकेंड पीरियड के पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड के सदस्य हैं, तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। क्यों इनको ऑलमोस्ट सेम कहा जाता है, क्योंकि इनमें थोड़ा साइज श्रिंक करता है, उतना थोड़ा साइज में जो डिफरेंस आता है वो मायने नहीं रखता। हाँ, ऊपर से नीचे अगर आते हैं ग्रुप में तो साइज में बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि आपने कॉन्जुगेट बेस तक पहुंच गए, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। अब चौथी बात क्या कि आप देखेंगे साइज, अगर साइज सेम है तो वो फंडा लगेगा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। और साइज जब सेम नहीं होते हैं तो बड़े साइज के एटम पे चार्ज डेंसिटी घट जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। खैर यहां पे साइज सेम है तो जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा एसिड उतना ही एसिडिक होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी सीक्वेंस यही आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम आपको हर जगह करना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहां पे भी क्या करिए, अब इन एसिड्स का सीक्वेंस देखना है, और जो मैंने अभी आपको सिखाया है वो ऑर्गेनिक
के लिए नहीं है, वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के लिए भी इक्वली ट्रू है। ठीक है, अब यहां पर आप आइए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस है। ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है कि यहां पर मैं देख रहा हूं कि अब एरोमेटिसिटी नहीं है, पीपाई डीपाई नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो फिर ये चौथा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या कि मैं देखूंगा साइज सेम है कि नहीं है। अगर साइज सेम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर साइज सेम नहीं है तो जितना बड़ा एटम होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी, उतना वो स्टेबल होगा। तो मैं जानता हूं कि फ्लोरीन एक छोटा एटम है, क्लोरीन उससे थोड़ा सा बड़ा है, ब्रोमीन उससे भी बड़ा है, और आयोडीन काफी बड़ा एटम है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि चार्ज डेंसिटी सबसे कम आयोडीन पे होगी, तो आयोडीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और अगर ये सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो सबसे ज्यादा ये एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये सीक्वेंस है, और ये सही भी है क्योंकि HF को हम वीक एसिड कहते हैं, बाकी तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में गिने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या है, वाटर है और H2S है, आपको जज करना है दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो एक काम करिए, इनके कॉन्जुगेट बेस पे आइए। वाटर का कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा OH माइनस, और यहां पे जो है इसका SH माइनस हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे, फिर मैं कह रहा हूं एरोमेटिसिटी नहीं है, पीपाई डीपाई नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो हम साइज देखेंगे। साइज दोनों का डिफरेंट है, ऑक्सीजन से सल्फर काफी बड़ा होगा क्योंकि ऑक्सीजन के ही ग्रुप में आता है। ठीक है, तो इसका साइज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इसका कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है तो मैं कह सकता हूं H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है, ऐसे यहां आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहां सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरस एसिड है, आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जज करनी है। तो इनके कॉन्जुगेट बेस पे आ जाइए, इनके कॉन्जुगेट बेस पे आ गए, ये आ जाएगा HSO4 माइनस और HSO3 माइनस। ठीक है, ये आ गया। यहां पे क्या है, HSO4 माइनस में का स्ट्रक्चर क्या है, अब स्टेबिलिटी जज करनी है मुझे, तो इसको मैं देख सकता हूं कि H2SO4 में OH OH ऐसे है और O पे माइनस है, ये H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस है ये। और यहां पे क्या है, OH S डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, मैं देख सकता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है और ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इसका इसके साथ और इसका इसके साथ रेजोनेंस है, तो ये चार्ज यहां से यहां तक फैल जाएगा। 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, तो यहां 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहां पर सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एज फार एज दिस नेगेटिव चार्ज इज कंसर्न। तो मैंने क्या देखा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिसाइड करते समय देखूंगा मैं कि दोनों में एरोमेटिसिटी नहीं है, दोनों में पीपाई डीपाई नहीं है, दोनों में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस उस वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो सिंस इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, और अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो ये एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। और ये सच भी है कि H2SO4 जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है H2SO3 से। सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन सल्फ्यूरस एसिड बिकॉज H2SO4 इज कैटेगराइज्ड इन स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप, whereas this sulfurous acid is categorized in है ना वीक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आया। ऐसे यहां आ जाइए, ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स है, यहां भी यही बात सेम तरीके से जज होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, वैसा ही है। यहां पे जो कॉन्जुगेट इनके कॉन्जुगेट बेस तक चले आइए आप, इनका कॉन्जुगेट बेस होगा HClO4 में से H चला गया, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO माइनस। ठीक है, ClO4 माइनस कैसा होता है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और यहां पे क्या है, O पे नेगेटिव है और Cl है, ऐसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ इसके और इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि इस नेगेटिव चार्ज के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ नेगेटिव इस पाई के साथ और ये नेगेटिव इस पाई के साथ, यानी 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। यहाँ पे ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप स्टेबिलिटी की बात करिए तो ये ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, फिर ये यानी है ना ClO4 माइनस इज मोर स्टेबल देन ClO3 माइनस इज मोर स्टेबल देन ClO2 माइनस और इज मोर स्टेबल देन ClO माइनस। तो इसी तर्ज पर यहां भी ऐसा हो जाएगा, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर HClO3,
फिर HClO2 और फिर HClO हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 5 क्वेश्चन बताए। आइए 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ कैसे जज होगा, तो इनके भी कॉन्जुगेट बेस पे आइए, इनके भी कॉन्जुगेट बेस पे आते हैं। इनका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा H2PO4 माइनस H2PO3 माइनस और H2PO2 माइनस। ठीक है, अब होता क्या है, आप इनकी स्टेबिलिटी जज करेंगे तो ऐसे आ जाएगा P डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, और OH OH। यहां क्या जाएगा, P डबल बॉन्ड O H OH O माइनस, और यहां आ जाएगा P डबल बॉन्ड O H H O माइनस। आप देख सकते हैं कि यहां ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, तो यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। यहां पे भी पाई और नेगेटिव रेजोनेंस में, यहां भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और यहां पे भी पाई और ये रेजोनेंस में, यहां पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर ये लोन पेयर भी कंपटीशन में है और ये लोन पेयर भी कंपटीशन में है। तो मैं कह सकता हूं यहां 2 बार कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, 2 बार है। यहां 1 बार कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में मैंने बातचीत की है, यहां 1 बार है, और यहां कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं। जितना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, मतलब इसके साथ और लोग भी कंपीट करेंगे, तो इसका खुद का रेजोनेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस फास्फोरस के चार्ज लेने की कैपेसिटी फिक्स है। अगर और 2 लोग अपना चार्ज उस तरफ ढकेलना चाहते हैं तो इधर से कम लिया जाएगा, तो अच्छा डिस्पर्जल नहीं होगा चार्ज का, स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इसमें CIR नहीं है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा। इसलिए याद रखिए, इसमें उल्टा हो जाता है ना, इसमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो लीस्ट एसिडिक हो जाए। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो कम एसिडिक होगा, है ना, फास्फोरस एसिड से, और फास्फोरस एसिड कम एसिडिक होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो यहां तक तो खैर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे। आइए अब सीक्वेंस डेवलप करना शुरू करते हैं। तो सीक्वेंस डेवलप करने में मैं पूरे सीक्वेंस जो डेवलप कर रहा हूं उसको क्वेश्चन के मार्फत ही कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग दिमाग में बिठाते भी जाएंगे। अब यहां पे क्या है, सल्फोनिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके कॉन्जुगेट बेस पे आते हैं। सल्फोनिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, C डबल बॉन्ड O माइनस। इस तरह का आ जाएगा। अब होता क्या है, ठीक है, ये 2 चीजें हैं। अब देखिए यहां पे जो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस पाई बॉन्ड के साथ और ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में है। ठीक है, तो यहां पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। यहां CIR होगा इसके वजह से, लेकिन CIR तब देखते हैं जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल हो। जैसे इस केस में क्या था, जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल होते हैं तब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इसलिए देखते हैं क्योंकि उससे थोड़ा बहुत अंतर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पर यहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मन में आता है कि सर यहां पे भी तो CIR था, यहां CIR इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहां पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जबकि यहां पे ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब फैसला हो ही जा रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो CIR नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं सिंस सल्फोनेट आयन जो सल्फोनेट आयन है, ये कॉन्जुगेट बेस है जो सल्फोनिक एसिड का, वो ज्यादा स्टेबल है ना, इसलिए सल्फोनिक एसिड जो है वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया ये चीज। अब आते हैं अगले केस पे। अगला केस है केस नंबर 8। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप इनके कॉन्जुगेट बेस पे जाएं, ठीक है, तो आप पाएंगे ऐसा है HC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पे हो जाएगा, यहां पे भी ऐसा ही कुछ C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसा। ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है। यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और यहां पे भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
ठीक है, तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है, तो मैं एक बार देखूंगा कहीं CIR तो नहीं है, जी बिल्कुल है। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन इधर भेजना चाहेगा और ये पाई बॉन्ड भी इधर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे हल्का सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, जिसके वजह से ये चीज ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, यानी फॉर्मिक एसिड जो है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक सीक्वेंस मेरे दिमाग में आ रहा है कि सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर फॉर्मिक एसिड और फिर है ना बेंजोइक एसिड। ये सीक्वेंस मेरे दिमाग में बन गया इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद। अब आइए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक है ना कंपैरिजन कर लेते हैं, कौन ज्यादा है, तो फिर हम एक और सीक्वेंस में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इसका कॉन्जुगेट बेस निकालते हैं और इसका कॉन्जुगेट बेस निकालते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O O माइनस, और इसका हो जाएगा ऐसे C डबल बॉन्ड O O माइनस, ऐसा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे भी दो, यहां दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, यहां पे भी दो है। यहां पर इसके प्लस आई इफेक्ट्स है, देखिए ये इफेक्ट यहां नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैंने यहां पे कुछ नहीं देखा था। पर यहां पे क्या है, एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है, और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, और यहां पर जो स्टेबिलिटी घट रही है वो CIR से घट रही है। ठीक है, CIR से घट रही है, यहाँ पे CIR है जबकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है ना, तो दोनों से स्टेबिलिटी, इसकी भी स्टेबिलिटी घट रही है, ठीक है, इसकी भी स्टेबिलिटी CIR से घट रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो इससे घटने वाली स्टेबिलिटी कम होती है, ये ज्यादा घट जाती है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है, यानी बेंजोइक एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं एक सीक्वेंस मेरे दिमाग में बनता जा रहा है कि सबसे एसिडिक मैं कहूंगा सल्फोनिक एसिड को, फिर मैं कहूंगा फॉर्मिक एसिड को, फिर मैं कहूंगा बेंजोइक एसिड को, और बेंजोइक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग अभी कहीं लिख लेंगे आने वाले समय में। ठीक है, सबसे पहले सल्फोनिक एसिड हो गया, फिर सल्फोनिक एसिड के बाद जो है फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड के बाद बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और बेंजोइक एसिड के बाद है ना एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इतना तो सीक्वेंस बन गया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि H2CO3 और OH में कैसे देखा जाए। तो अगेन यहां भी हम इनके कॉन्जुगेट बेस तक पहुंचते हैं। यहां जो कॉन्जुगेट बेस आएगा वो आएगा HCO3 माइनस, इट इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O OH O माइनस। ठीक है, और यहां पे जो कॉन्जुगेट बेस आएगा वो आएगा ये O माइनस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम रेजोनेंस में भी देख चुके हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन आप पाएंगे कि 100% ऑफ द टाइम जो है नेगेटिव चार्ज वो है जो है वो ऑक्सीजन पे है। ठीक है, यहां पे है ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, वहां पे हमें 100% नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। ठीक है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ऐसे आता है, तो यहां पर ये फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं खींच चुका हूं पहले, यहां नेगेटिव आएगा, फिर ये जब ऐसे करेगा तो यहां नेगेटिव आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा, यहां नेगेटिव आएगा, फिर ये वापस यहीं आ जाएगा, तो इसके ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप पाएंगे कि मैक्सिमम टाइम नेगेटिव चार्ज कार्बन जैसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो ये उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे 100 सोनार की एक लोहार की, वही वाला बात है। यहां 100% ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज इज ऑन, है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। जबकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है, अगर 5 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो दो में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, जबकि 3 में, यानी 60% ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कॉल्ड कार्बन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैं एक चीज समझ गया कि ये इससे कम हो जाएगा, यानी ये इससे कम हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन में इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर मैं एक सीक्वेंस बना लूंगा। अगर इससे ये ज्यादा एसिडिक निकला, अगर एलिफेटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक निकला, तो मेरा सीक्वेंस ऐसे होगा। सबसे पहले मैं कहूंगा सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, फिर इससे, यानी इससे ये ज्यादा एसिडिक है तो सल्फोनिक के बाद फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक के बाद
है ना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगा। ये अगर इससे ज्यादा हो गया तो इसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले आएगा सल्फोनिक एसिड फर्स्ट, फिर आएगा फॉर्मिक एसिड सेकेंड, फिर बेंजोइक एसिड थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ और फिर ये सिक्स्थ आ जाएगा। पर मुझे अभी जज करना है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और है ना कार्बोनिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में देखते हैं कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो आप जानते हैं कि यहां पर ये RCO O माइनस और OH C डबल बॉन्ड O माइनस होगा। ठीक है, यहां पे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और यहां पे भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन यहां पे ये जो CIR है वो जबरदस्त है। यहां पे भी इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये पाई और नेगेटिव रेजोनेंस में है प्लस, लेकिन इसके OH ग्रुप की वजह से CIR है। तो मैं कह सकता हूं कि ये लेस स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, है ना, सीक्वेंस भी लिखते चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने अब तक जितना बताया है उसके आधार पे एसिडिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, इसके बाद कोई और है जो मैं जिसके बारे में आगे बताऊंगा, उसके बाद आ जाएगा है ना H फॉर्मिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड के बाद जो है वो फॉर्मिक एसिड के बाद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना तो हम सीख चुके हैं, है ना, और इसके बाद एलिफेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनिक एसिड से बेहतर होगा H2CO3, और H2CO3 जो है वो फिनॉल से बेहतर होगा। तो इतनी चीजें हम लोगों ने अभी तक जज कर ली है, ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने अब तक जज की हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को मैं अलग कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे अब यहां पे क्या है, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो इसका कॉन्जुगेट बेस ऐसा होगा, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें, और यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जबकि अगर आप वाटर के कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो यहां पे जो है OH जो है माइनस आएगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 0 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयर इज नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हियर, नो रेजोनेंस। तो मैं कह सकता हूं ये ज्यादा स्टेबल है, इससे फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है। पर एक बार मैं वाटर और अल्कोहल को भी कंपेयर कर लेना चाहता हूं, तब मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे। वाटर में ऐसा होता है OH, वाटर में OH नेगेटिव, और इसमें क्या हो जाएगा O माइनस R, ऐसे आ जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। आप पाएंगे कि दोनों में एरोमेसिटी नहीं है, पी पाई डी पाई नहीं है, रेजोनेंस नहीं है ना, साइज भी सेम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अल्टीमेट इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इसके इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा इसका चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर कहीं चार्ज बढ़ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि फिनॉल जो है वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और वाटर जो है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। तो मैं इस सीक्वेंस को और बड़ा कर देता हूं, है ना, मैं यहाँ पे इसके बाद वाटर लिखता हूं, वाटर, और वाटर जो है ज्यादा एसिडिक होगा, है ना, अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब आगे अल्कोहल को और लोगों से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अल्कोहल है, एल्काइन है और अमोनिया है। अगर अल्कोहल का मैं कॉन्जुगेट बेस ले लूं तो RO माइनस आ जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और NH2 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ये सब अलग अलग क्वेश्चंस हैं, मैं इनको बाइफरकेट भी कर दे रहा हूं। ये एक अलग क्वेश्चन था, एक अलग क्वेश्चन था, और लगातार मैं इसके सीक्वेंस भी डेवलप करता चला जा रहा हूं, है ना। यहाँ पे भी मैं इस क्वेश्चन के मार्फत मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है, सीक्वेंस को। अब आइए और आगे देखते हैं इनका क्या है। तो यहाँ पे क्या है, वो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि S कैरेक्टर जितना बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे
कार्बन अगर नॉर्मल अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन से कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ कार्बन नॉर्मल कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, s कैरेक्टर 50% है और इतना ज्यादा s कैरेक्टर होने की वजह से ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो मैं पहले देखूंगा इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, इसमें है ना पी पाई डी पाई नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो मैं फिर चौथी चीज पे आऊंगा कि साइज ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि तीनों है ना सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के सदस्य हैं। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते वक्त सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो नाइट्रोजन होगा, इसलिए स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ऐसा आ जाएगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस भी ऐसा आ जाएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ROH के बाद एल्काइन आना चाहिए, RC ट्रिपल बॉन्ड CH और फिर आना चाहिए अमोनिया आना चाहिए। अमोनिया अभी भी ड्यूबियस है क्योंकि मैं एक क्वेश्चन और कर लूंगा तब मैं और ज्यादा अच्छे से बोल पाऊंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं 15वें क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या है, अमोनिया है, एल्कीन है, एल्केन है और हाइड्रोजन है। तो सही पूछिए तो अमोनिया तक का हाइड्रोजन, यहां तक का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, उसके बाद इतना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, ये भी थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, लेकिन एल्कीन और एल्केन और हाइड्रोजन उतने एसिडिक नहीं होते हैं। पर सीक्वेंस को पूरा करने के लिए कि भाई आपने अगर एक्सट्रीम से एक एक्सट्रीम से शुरू करके दूसरे एक्सट्रीम तक जाने के लिए हम इन लोग को भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, NH2 माइनस आ जाएगा, यहां भी कॉन्जुगेट बेस, यहां और यहां तीनों के कॉन्जुगेट बेस निकालते हैं। यहां पे जो कॉन्जुगेट बेस आएगा वो CH डबल बॉन्ड CH यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां R CH2 माइनस आ जाएगा और यहां H माइनस आ जाएगा। अब आप फिर वही बात आ गई, इन चारों को जज करते वक्त हम सबसे पहले देखेंगे एरोमेटिसिटी वो नहीं है, फिर पी पाई डी पाई नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो हम सीधा जाएंगे कि साइज सेम है क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन बहुत छोटा होगा, लेकिन आपको मालूम है H माइनस आयन काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो इनके साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज देखेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 है। sp2 इससे ज्यादा sp3 से होता है क्योंकि sp2 में 33.33% जो है एस कैरेक्टर होता है, जबकि इसमें सिर्फ 25% एस कैरेक्टर होता है। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होगा। तो चूंकि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ये सीक्वेंस है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का भी यही सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी चीज को आप उठाकर यहां लगा सकते हैं और ये आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं अमोनिया के बाद मैं यहां पे एल्कीन को ऐड करना चाहूंगा, अमोनिया के R CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इससे कम फिर जो है R CH3 हो जाएगा और सबसे कम हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने निकाला है यहां पे क्वेश्चंस के जरिए, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल है ना रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या सीक्वेंस है, सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, है ना। इसको मैं पूरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करूंगा, इसलिए मैं स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इस सीक्वेंस को है ना मेमोराइज कर ले, याद कर ले। फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर एल्काइन, फिर अमोनिया, फिर एल्कीन, फिर एल्केन और फिर हाइड्रोजन। अब इस सीक्वेंस में एक चीज रह गया है जो अभी यहां पे गायब है, जो नहीं है, उसके बारे में बताता हूं मैं एक चीज और कहता हूं, इस सीक्वेंस को लोग और बड़ा भी कर देते हैं, है ना, और भी बहुत लोग इधर जोड़े जा सकते हैं और भी लोग उधर जोड़े जा सकते हैं। पर मैं बताऊं, इस इंटरमीडिएट लेवल पे जहां पे आप जेई या नीट की तैयारी करते हैं, इस लेवल पे आपके इस सीक्वेंस से मेरा तजुर्बा कहता है कि आपका काम चल जाएगा। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ जो एसिड्स है जो आप याद रखेंगे ताकि आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इतने आपको कम से कम एसिड्स के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे एक एसिड आता है जो सही मायने में कहते तो उसको एसिड है पर होता वो अल्कोहल है, ये OH है और इसके साथ 3 NO2 जुड़े हुए हैं, ठीक है, NO2 जुड़े हैं, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। इसलिए एसिड कहते हैं क्यों, मैं इसका रीजन बताता हूं। तो है ये फिनॉल, लेकिन तब भी इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है क्योंकि हाईली एसिडिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं यहां आपको बताता हूं, ठीक है। अब इसको पिक्रिक एसिड क्यों कहते हैं ये मैं बताऊं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं रब ही कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो इसको पिक्रिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, नोटेबल बात है ये, अपनी कॉपी में नोट करके लिख देंगे। पिक्रिक एसिड हाईली एसिडिक होता है, ठीक है, होता तो ये फिनॉल है पर इसको एसिड कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो OH है इसके साथ
तीन NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। NO2 आपको पता है NO2 माइनस M इफेक्ट शो करते हैं, और माइनस M इफेक्ट शो करने के वजह से, और माइनस M इफेक्ट शो नहीं करते, माइनस M इफेक्ट के सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है, आप जाके चेक करिएगा, माइनस M इफेक्ट के सीक्वेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स में आते हैं ये, ठीक है, शुरुआत में आते हैं सीक्वेंस के। तो होगा क्या, जैसे ही ये पिक्रिक एसिड अपना एक H+ आयन लूज करेगा, जैसे ही ये पिक्रिक एसिड अपना एक H+ आयन लूज करेगा, ठीक है। अब इस आप जानते हैं कि इस NO2 के वजह से अगल बगल और सामने नेगेटिव आ जाएगा, इसके वजह से और दो अगल बगल सामने नेगेटिव, इसके वजह से अगल बगल सामने नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पे एक्चुअली तीनों की वजह से +3 चार्ज बढ़ जाएगा, और इतना चार्ज प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, और इतना चार्ज बढ़ जाने की वजह से ये जो है नेगेटिव चार्ज काफी ड्रास्टिकली घट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ना कि एक NO2 की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग में, दूसरे की वजह से दूसरा, तीसरे की वजह से तीसरा, तो इस पे +3 चार्ज बढ़ जाता है, और बेंजीन रिंग पे +3 चार्ज बढ़ जाने की वजह से इसकी नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ जाने की वजह से नेगेटिविटी काफी घट जाती है। इट बिकम्स वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। तो एक बार अगर ये इतना स्टेबल हो जाता है कि एक बार ये जो अपना H+ अगर लूज कर जाता है तो फिर इसका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। तो दुनिया वाले इसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, या स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो याद रखिएगा, पिक्रिक एसिड होता अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल होने के बावजूद ये बहुत ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव इसलिए करता है क्योंकि एक बार H+ लूज करने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो 3 NO2 के -M के वजह से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतना स्टेबल हो जाता है कि बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, और दुनिया वाले इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं पिक्रिक एसिड मैंने सीक्वेंस में ऐड कर दिया। तो आज इस लेक्चर का मेरा एजेंडा था, आपको जितनी चीजें मैंने बताई आप उसको भूल भी सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस ना भूलेंगे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, एल्काइन, अमोनिया, एल्कीन, एल्केन और हाइड्रोजन, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें सही मायने में जो सही में पानी में जाने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वो यहां तक होते हैं, ठीक है। एल्काइन जो है यहां तक रियली लोग एसिडिक होते हैं, इसके बाद एसिडिक होते नहीं है, लेकिन हम सीक्वेंस पूरा करने के लिए इन लोग को हम ऐड कर लेते हैं। तो आज का मेरा यही एजेंडा है। तो आज इस लेक्चर में आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी चीज का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, ये आप सीख गए होंगे, और ये सीक्वेंस आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो आगे आपको कोशिश करने में सहूलियत होगी। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे। हाँ, मैं एक बात और बताऊं कि ये सीक्वेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल को अगर कोई दो चीज कंपेयर करने की आती है, मान लीजिए कोई अल्कोहल दे देता है और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, तो यू नीड नॉट जज इट, आपको जज करने की जरूरत है। आपको मालूम है ऑल अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन, है ना, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस सीक्वेंस का यहां पे इस्तेमाल होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।